Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Low Entrance. I hope you all are doing very well और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक के जितने भी हमारे सेशन हुए हैं उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो कवर कर लिया है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर करी है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप होती हैं, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्या कंसिडरेशन होता है और क्या वैलिड उनके असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस, जो कि 1919 का केस है। ये जो केस है उसमें कोर्ट कौन सा था? कोर्ट ऑफ अपील इन इंग्लैंड। ठीक है, इस केस में जो ये दोनों पार्टीज थी वो हस्बैंड एंड वाइफ थे। हस्बैंड की जो जॉब है वो किसी और कंट्री के अंदर आ जाती है और हस्बैंड जो है वहाँ चला जाता है, लेकिन वाइफ को अपना वहीं पे रुकना पड़ता है बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज। तो वहाँ पर जाने के बाद हस्बैंड क्या चीज़ बोलता है कि मैं वहाँ पर जाने के बाद भी तुम्हें पर मंथ जो है 30 यूरोज वो तुम्हें मैं दूंगा, ऐसा वो प्रॉमिस करता है। कोई लीगल इंटेंशन नहीं था उनका कि कोई भी मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट होगा या कुछ भी ऐसा। ठीक है, इंटेंशन नहीं था एक लीगल रिलेशन को क्रिएट करने का, बेसिकली डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स थे ये। ठीक है, तो वहाँ पर जाने के बाद में इन दोनों के बीच में हो जाते हैं थोड़े से लड़ाई झगड़े, जिसके बाद हस्बैंड जो है वाइफ को वो 30 यूरोज पे करना बंद कर देता है। तो वाइफ जो है वो कोर्ट पहुँच जाती है और हस्बैंड को सू करती है। ठीक, अब इसके अंदर जो इशू रेज हुआ है वो है हमारा कि क्या डोमेस्टिक प्रॉमिस जो है स्पाउसेस के बीच में वो क्या लीगली इन्फोर्सिएबल होता है। ठीक है, दूसरा फिर इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जजमेंट क्या दी थी। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोर्ट ने ये वाली चीज बोली थी कि आप दोनों का ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट था जो कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉल नहीं करता। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये तुम्हारा डोमेस्टिक एग्रीमेंट था जहां पर कि तुम्हारा इंटेंशन नहीं था एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। ये वाली चीज़ हम लोगों ने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ी थी, जिसके अंदर ये वाली चीज़ बोली गई थी कि अगर कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट हुआ है या ऐसे ही कि मतलब हस्बैंड वाइफ हुए या बेसिकली घर के जो भी लोग होते हैं आसपास के लोग, वो अगर तुम्हें ऐसे जनरली कुछ भी चीज़ देने के लिए बोल देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटेंशन है एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। ये आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट में फॉल करता है। और यहाँ इस वाले पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने ये चीज़ बोला कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को वो 30 यूरोज देने के लिए लाइबल नहीं है। अगर हम लोग की टेक अवे की बात करें तो इसमें यह है कि मॉरल ड्यूटी जो है वो लीगल ड्यूटी के बराबर नहीं होती है। यानी कि जो भी आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, जो ये हम लोगों ने बात करी थी, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो आपके लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि फाउंडेशन जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो फाउंडेशन है वो ये है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, लेकिन इस वाले केस के अंदर ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आता है इस चीज़ के ऊपर। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले केस पर, जो कि है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। 1913 का ये केस था। कोर्ट कौन सा था हमारा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, लालमन शुक्ला जो है वो बेसिकली सर्वेंट होते हैं गौरी दत्त के। ठीक, गौरी दत्त का एक नेफ्यू होता है जो घर से भाग जाता है। तो गौरी दत्त अपने सर्वेंट को ये वाली चीज़ बोलती है कि आप जो है उसको ऋषिकेश में जाके ढूंढिए और उसका जो भी कुछ आने जाने का खर्चा बनता है, वहाँ रहने का जो भी उसका एक्सपेंस लगता है, वो सारे उसको दे के भेजती है। जब लालमन शुक्ला उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं तो वहाँ पीछे से गौरी दत्त जो है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलवाती है कि जो भी कोई मेरे नेफ्यू को ढूंढकर मेरे पास वापस लेके आएगा मैं उसको 501 रुपये एज ए रिवॉर्ड दूंगी। ठीक है, इस चीज़ के बारे में लालमन शुक्ला को नहीं पता होता, लेकिन अब लालमन शुक्ला जो है वो ऋषिकेश पहुंचते हैं और वहाँ पर उनको उनका नेफ्यू मिल जाता है। वो उनको वापस लेके आते हैं, गौरी दत्त को सौंप देते हैं। बाद में उनको इस एडवर्टीजमेंट के बारे में पता लगता है तो वो इस बेसिस पर जो गौरी दत्त है इनके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है कोर्ट में, ये चीज़ बोलते हुए कि इसने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया। तो यहाँ पर हमारा इशू क्या रेज हुआ कि क्या कोई भी पर्सन रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है अगर उसको उस ऑफर के बारे में ना पता हो तो।
अगर आपने पीछे वाली क्लास देखी हो तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में घुसना है तो जो ऑफरी है उसको ऑफर के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए, यानी कि उसके ऑफर की नॉलेज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आगे कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो वैलिड बने। ठीक, तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि सर्वेंट जो था यानी कि लालमन शुक्ला जो है उनको इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने तो एक कि मालिक ने जो है उनको एक काम दिया था, एज ए सर्वेंट उन्होंने वो वाला काम किया है। लेकिन जब वो निकले थे वहाँ पर और वो उस बच्चे को जब लेके आए हैं तब तक उनको उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, उस रिवॉर्ड के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये वाली चीज़ बोली कि गौरी दत्त जो है वो लाइबल नहीं है उनको वो रिवॉर्ड पे करने के लिए। यहाँ पर की टेक अवे क्या है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर नहीं बनता है। ठीक है, आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। फिर हम लोग आते हैं अगले केस पर जिसका नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, और ये था 1880 का केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस है। इस केस के अंदर क्या था कि जो दुर्गा प्रसाद है ये बेसिकली एक मार्केट होती है, उस मार्केट में कुछ शॉप्स जो है वो बनवाते हैं। ठीक, और वो भी एक कलेक्टर के बोलने पर वो बनवाते हैं। तो जब वो शॉप्स जो है बन चुकी होती हैं तो बहुत सारे शॉपकीपर्स जो है उन वाली शॉप्स को खरीदते हैं। उसके उन्हीं शॉपकीपर्स में एक थे बलदेव। ठीक, अब ये जितने भी शॉपकीपर्स थे उन लोगों ने जो है एक लाइक इन जनरल उन्होंने जो है उनको प्रॉमिस किया शॉपकीपर्स ने कि ये जो दुर्गा प्रसाद है इसने हमें दुकानें बनाकर दी है, तो जैसे जैसे हमारा माल बिकेगा वैसे ही हम इनको जो है कुछ पेमेंट, कुछ अमाउंट पे कर देंगे एज अ कंपनसेशन कि भाई उन्होंने हमारे लिए दुकानें बनवाई है इस वजह से। लेकिन बाद में जो है बलदेव जो है वो मना कर देते हैं वो पैसे देने से। तो इस वजह से जो दुर्गा प्रसाद है ये कोर्ट में जो है केस फाइल कर देते हैं बलदेव के अगेंस्ट कि इन्होंने प्रॉमिस किया था और इन्होंने जो है कोई भी पैसे नहीं दिए मुझे। तो यहाँ पर क्या इश्यू अराइज हुआ कि जो पास्ट एक्ट्स हैं जिसने किसी और की रिक्वेस्ट पर किए हो बल्कि प्रॉमिसर के डिजायर पे नहीं किए हो, तो क्या वो वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी? क्योंकि दुर्गा प्रसाद जो है उसने दुकानें बनवाई थी कलेक्टर के बोलने पर। ठीक है, और ये एक पास्ट इवेंट था, ऐसा कोई उनके बीच में पहले से कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था कि अगर मैं तुम्हारे लिए शॉप्स बनवाऊंगा जो भी कोई उस शॉप को खरीदेगा तो उनको उसको कुछ पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उन्होंने बस इस वजह से बोल दिया था क्योंकि इसने दुकानें बनवाई थी, यही रीज़न था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये वाली चीज़ बोली कि उसने जो एक्ट किया था वो गवर्नमेंट ऑर्डर के अंडर किया था। ठीक है, ना कि प्रॉमिसर की रिक्वेस्ट पर। शॉपकीपर्स ने उसको रिक्वेस्ट नहीं करा था कि आप इस मार्केट में दुकानें बनवाइए, वो कलेक्टर ने उसको बोला था दुकानें बनवाने के लिए। तो इस वाले केस के अंदर कोर्ट ने ये वाली चीज़ बोली कि ये जो बंदा है या ये जो शॉपकीपर्स हैं ये लाइबल नहीं है आपको कोई भी कंपनसेशन या कोई भी अमाउंट पे करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई थी कि पास्ट और वॉलेंट्री एक्ट्स जो कि प्रॉमिसर की रिक्वेस्ट पर नहीं हुए हैं, ठीक, वहाँ पर उनका कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनता है, यानी कि ये वाली जो पार्टी है वो लाइबल नहीं है आपको कोई भी कंपनसेशन देने के लिए। अगला केस हमारा आता है, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, इसको तो बिल्कुल ही मार्क कर लो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है। ठीक है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 का ये केस था। ये बेसिकली माइनर के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, इस चीज़ के ऊपर बेस्ड था। इस वाले पर्टिकुलर केस के क्या फैक्ट्स थे कि जो धर्मोदास है ये बेसिकली एक माइनर था। ठीक है, इस माइनर ने इस बंदे के पास में अपनी जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रखी और उससे 20,000 उधारी लिए। उसने ये वाली चीज़ बोली कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको पे कर दूंगा। मौरी बीबी को उस टाइम पे ये नहीं पता था कि धर्मोदास घोष जो है वो एक माइनर है, लेकिन इनका जो एजेंट था उसको ये वाली चीज़ मालूम थी, लेकिन फिर भी उसने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उसकी प्रॉपर्टी को रख के और उसको जो है 20,000 रुपये लोन दे दिए। बाद में क्या चीज़ हुई कि जब उसने उसको जो वो ये माइनर जो है धर्मोदास, ये माइनर जब मेजर हुआ तो इसने क्या चीज़ बोली कि भाई अब जो है मेरा पैसा वापस दो, अदरवाइज जो है मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा वापस। ठीक है, इसमें क्या इशू अराइज हुआ कि क्या एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि माइनर ने किया है, माइनर के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या वो इन्फोर्सेबल है लॉ में?
कोर्ट में। तो यहाँ पर कैलकाटा हाई कोर्ट का बेसिकली केस था। तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने ये वाली चीज़ बोली कि जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर एंटर हुआ है, यानी कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो वॉइड ही रहेगा, वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फॉल करता है, ठीक, कंप्लीटली वॉइड। और इस वजह से माइनर जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट में घुसने के लिए लाइबल नहीं होता है। आपने माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये आपका इशू है। लेकिन जैसा कि इसमें ये वाली चीज़ थी कि उसको पता था, इसका जो एजेंट था उसको ये वाली चीज़ मालूम थी कि भाई ये जो है माइनर है, फिर भी वो घुसा, इस बंदे के जो पैसे जा रहे हैं। तो कोर्ट ने ये वाली चीज़ भी बोली थी कि इस आपने जो है इसको 20,000 रुपये का लोन दिया था, तो वो 20,000 रुपये आप इससे ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोर्ट ने इस माइनर को ये वाली चीज़ बोली कि आपको जो है वो 20,000 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड ही है, आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं एस्टेब्लिश हो रखा, ठीक है। माइनर्स एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। ये किस लिए था? ताकि माइनर्स को जो है वो एक्सप्लॉयटेशन से बचा सके, इसलिए ये वाली चीज़ आई थी माइनर वाली। और फाउंडेशन फॉर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है कि एक मेजर के साथ में ही किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर आपने माइनर के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यहाँ पर क्या चीज़, इसमें भी यही वाली बात बोली गई है कि कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर हैव नो लीगल इफेक्ट, यानी कि माइनर के साथ में अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं हो सकता और ना ही वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल होता है। ये था हमारा माइनर वाला केस लॉ। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस पे, जो कि है पोवेल वर्सेस ली, 1908 का ये केस था। इस वाले केस के अंदर क्या था, क्वींस बेंच थी इंग्लैंड की। पोवेल जो बंदा है, इस बंदे ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। वो जॉब थी एक स्कूल में हेडमास्टर की, ठीक। उस वाले स्कूल में बेसिकली एक 3 मेंबर्स की कमेटी थी जो कि ये डिसाइड कर रहे थे कि किसको जो है ये वाली जॉब ऑफर होनी है। तो उन्होंने जो आपस में जब डिसाइड किया था तो इस बंदे को जो है उन्होंने राइट कैंडिडेट चूज करके, और इनको ये वाली चीज़ थी कि इसको ही हम लोग जो है ये वाली जॉब देंगे। लेकिन बाद में क्या चीज़ होती है कि उस कमेटी के एक मेंबर जो है वो जाके इनको ये वाली चीज़ बता देते हैं। हालांकि उस मेंबर के पास में कोई अथॉरिटी नहीं होती है इसको बताने की, वो फिर भी इसको जाके ये वाली चीज़ बोल देते हैं कि आप जो है सेलेक्ट हो चुके हो और कल से आप स्कूल आ जाना। फिर जब ये बंदा स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पर ये वाली चीज़ बोलते हैं कि आपको तो सेलेक्ट किया ही नहीं गया है। ये सेलेक्ट कर लेते हैं एक पार्कर नाम के बंदे को, ठीक है, क्योंकि इनका बाद में एक बार और इनकी कमेटी की सिटिंग होती है और इस सिटिंग में इस बंदे को हटा के इस बंदे को वो वाली जॉब जो है दे दी जाती है। तो इस चक्कर में पोवेल जो है वो कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं इनके अगेंस्ट कि ये वाली जो जॉब है वो मुझे ऑफर हुई है और इन्होंने मेरा कैंसिल करके इस बंदे को दे दी है। यहाँ पर क्या इशू क्रिएट हुआ कि क्या एक वैलिड एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई पोवेल को, ये भी हम लोगों ने कवर किया था कि वैलिड एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी। जब कोई ऑथराइज्ड पर्सन अगर आपको कम्युनिकेट कर रहा है एक्सेप्टेंस का तो ही वो वैलिड मानी जाती है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। इस केस में क्या चीज़ हुई कि जिस बंदे ने कम्युनिकेशन किया ना वो उस बंदे के पास में अथॉरिटी ही नहीं थी। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या चीज़ बोली कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है वो किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने आपको कम्युनिकेट नहीं करी। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो अनऑथराइज्ड सोर्स से जो है पोवेल के पास में गई थी, इसीलिए पोवेल जो है इसके मतलब बेसिकली ये बंदा ये वाला केस हार गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक कि एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट ना हुई हो, प्रॉपरली कम्युनिकेट ना हुई हो ऑफरर को, ठीक है। इस बंदे को जो है कम्युनिकेट कैसे हुई, एक अनऑथराइज्ड पर्सन से, इस वजह से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं था। ये था हमारा पोवेल वर्सेस पार्कर का केस। फिर उससे अगला हमारा केस आता है कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल को। ये बेसिकली एक कंपनी है, ठीक है, ड्रग कंपनी थी ये था हमारा 1893 का केस। ये वाला केस आता है हमारा कोर्ट ऑफ अपील इंग्लैंड का, फॉरेन केस है ये भी। इस केस के अंदर क्या था कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने एडवर्टीजमेंट निकाला कि कोई भी पर्सन अगर हमारी ये मेडिसिन खाता है, एक पर्टिकुलर उन्होंने मेडिसिन बनाई थी
जिसके लिए उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट किया था कि कोई भी अगर हमारी मेडिसिन खाता है और उसके बावजूद उसको फ्लू हो जाता है तो ये कंपनी जो है उनको 100 यूरोज पे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बाइंडिंग ऑफर के ऊपर ही था। ठीक है, तो उसने ये वाली एडवर्टीजमेंट निकाल दी। अब ये जो बंदी थी मिसेस कार्लिल, इसने क्या किया कि ये एडवर्टीजमेंट पढ़ी और इसने वो वाली मेडिसिन खा ली और खाने के बाद उसको हो गया फ्लू। तो इस चीज़ के ऊपर उसने किया कोर्ट में केस फाइल। तो यहाँ पर जो इशू अराइज हुआ वो ये था, वॉज द एडवर्टीजमेंट अ बाइंडिंग ऑफर और मेयर पफरी, यानी कि ये जो एडवर्टीजमेंट थी ये बाइंडिंग ऑफर था या नहीं था, इस चीज़ का जो है इशू रेज हुआ। तो कोर्ट ने जो है क्या चीज़ बोली कि ये जो एडवर्टीजमेंट थी ना ये यूनिलेटरल ऑफर था। हम लोगों ने पढ़े थे यूनिलेटरल और बायलेटरल ऑफर के बारे में कि बायलेटरल ऑफर जो है वो दोनों पार्टीज, मतलब उसमें ना दो पार्टीज होती हैं कि एक पार्टी ने जो है कुछ ऑफर रखा, दूसरी ने एक्सेप्ट किया। लेकिन जो हमारा यूनिलेटरल ऑफर होता है ये बेसिकली पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है कि यानी कि तुमने जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी, एडवर्टीजमेंट दिया, जिस भी बंदे ने वो टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करी उसके साथ में ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे चलने लग जाएगा। तो ये वाली चीज़ थी। अब कोर्ट ने क्या बोला कि एडवर्टीजमेंट जो है वो वाला तो आपका यूनिलेटरल ऑफर हो गया। ठीक है, इस ऑफर के चलते मिसेस कार्लिल जो है उसने आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल किया है, उसने वो परफॉर्मेंस करी है, परफॉर्मेंस करते ही उसका एक्सेप्टेंस जो है वो आपको मिल गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये वाली चीज़ बोली कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये लाइबल है उसको ये 100 यूरोज पे करने के लिए, क्योंकि उसने जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या था इसका, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर टू एनीवन हु परफॉर्म्स कंडीशंस, जो भी कोई इंसान उन कंडीशंस को फुलफिल कर देता है उसी के साथ में वो ऑफर हो जाता है, उसका एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पर एक्सेप्टेंस के बराबर मानी जाती है। और तीसरी चीज़ क्या बोली गई थी कि यहाँ पर एक इंटेंशन था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम एक्शंस, यानी कि उसका जो एक्शन था उसने आपकी मेडिसिन खाई फिर भी उसको फ्लू हो गया, अब आप लाइबल हो उसको 100 यूरोज देने के लिए। इसका की टेक अवे क्या है, पब्लिक प्रोमिसेस कैन फॉर्म लीगली इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, यानी कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफर दे रहा है तो जिस भी इंसान ने वो कंडीशंस वो टर्म्स फुलफिल कर दी तो यानी कि उसके एंड से एक्सेप्टेंस जो है वो चला गया है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली ये हमारा यूनिलेटरल ऑफर के ऊपर था ये केस लो। फिर हम लोग आते हैं हमारे अगले केस पर जिसका नाम है चेन्नैया राव वर्सेस रमैया। 1882 का ये केस था। ये वाला केस था हमारा मद्रास हाई कोर्ट का, जिसके फैक्ट्स बेसिकली ऐसे थे। इसमें बेसिकली जो है 3 पार्टीज थी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हो गई मदर, ये इसकी हो गई डॉटर, और ये है एक मदर का भाई। ठीक है, ब्रदर। तो ये मदर जो है ए जो है ये सी को जो है हर महीने पैसे देती थी ताकि वो मतलब वही है ना कि डे टू डे लाइफ के लिए, जीने के लिए बेसिकली जो नेसेसरीज होती है उनके लिए उसको प्रोवाइड करती थी। तो बाद में जो है ए और बी यानी कि मदर और जो डॉटर है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहाँ पर क्या चीज़ हुई कि ये जो मदर है ये मतलब काफ़ी बुजुर्ग थी, इन्होंने क्या चीज़ करी कि अपनी बेटी के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया। किस कंडीशन पे, कि वो हर महीने जो वो भत्ता अपने भाई को देती थी वो वाला बेटी को उनको देना पड़ेगा। माँ ने अपनी प्रॉपर्टी बेटी के नाम पे ट्रांसफ़र करी ये वाली चीज़ बोल के कि कुछ ये अमाउंट है, ये वाला अमाउंट तुम्हें हर महीने मेरे भाई को देना पड़ेगा। बाद में जो है जैसे ही मदर की डेथ हुई तो ये जो है बी पार्टी इसने जो है बंद कर दिया उसको पैसे देना, उसी टाइम से उसने बंद कर दिया। तो अब ये हो गई थर्ड पार्टी सी, ब्रदर जो था मदर का यानी कि इस लड़की का मामा जो था ये है हमारा थर्ड पार्टी। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी जैसे ही इस बेटी ने उनको पैसे देना बंद किए ये पहुंच जाते हैं कोर्ट। कोर्ट में क्या इशू अराइज होता है कि क्या एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है जब कंसिडरेशन जो है उस प्रॉमिस का वो किसी और के थ्रू जो है वो प्रोवाइड होना है। बेसिकली थर्ड पार्टी जो है क्या वो कोर्ट में जाके उस पार्टी को सू कर सकती है अगर कंसिडरेशन उसके लिए है तो,
क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो इसका है ही, थर्ड पर्सन का जो मामा है उसका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उसको जो है कंसिडरेशन अमाउंट मिलनी थी जो कि अब बी पार्टी ने देनी बंद कर दी है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने 3 चीजें बोली। उसने क्या बोला कि कंसिडरेशन नीड नॉट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी अलोन, यानी कि ये जो है जो मेन जो पार्टी है ना कॉन्ट्रैक्ट की, जो प्रोमिसी है, सिर्फ उसके थ्रू ही कंसिडरेशन जाना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज क्या बोली कि सेक्शन 2D जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें ये चीज बोली गई है कि कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम एनी पर्सन नॉट नेसेसरीली द प्रोमिसी। इसमें भी यानी कि सेक्शन नंबर 2D जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो भी इसी बारे में बात करता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है तो वो भी अपना कंसिडरेशन लेने के लिए कोर्ट में जाके आपको सू कर सकती है। ठीक है, चिन्नैया राव जो है डिस्पाइट नॉट प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन, चिन्नैया राव जो है ये बेटी का नाम है, इस बेटी ने जो है उसको कंसिडरेशन नहीं दी, फिर भी was entitled to enforce the promise as she was the intended beneficiary, क्योंकि उसके पास में तो पूरी प्रॉपर्टी चली गई है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जाते ही अगर आप जो उस कंसिडरेशन को, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कोर्ट तो आपको ये वाली चीज़ बोलेगा ही। तो इस वाले केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने ये वाली चीज़ बोली कि आप जो है वो लाइबल हो अपने मामा को वो पैसे पे करने के लिए, क्योंकि आपकी मम्मी ने आपके नाम पे अपनी प्रॉपर्टी यही बोलकर की थी कि आप मंथली अलाउंस अपने मामा को पे करोगे। यहाँ पर क्या चीज़ थी प्रिंसिपल इसका, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन या तो प्रोमिसी दे या फिर कोई और पर्सन दे। थर्ड पार्टी भी जो है कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है अगर कंसिडरेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा तो। ठीक है, इसके अंदर थर्ड पार्टी जैसे मामा थे। की टेक अवे क्या था इसका, थर्ड पार्टीज कैन इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन दे आर इंटेंडेड बेनिफिशियरीज, क्योंकि इस केस के अंदर जो मामा है वो उनको बेनिफिशियरी मिल रही थी, तो ये भी जो है कोर्ट जा सकते हैं अगर उसको वो कंसिडरेशन अमाउंट नहीं पे की जा रही तो। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट केस लॉज अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड। अगर कोई भी केस लॉ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको दोबारा से पूछ सकते हैं, या अगर कोई और ऐसा केस लॉ हो जो आपको लगता हो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में अगर आपको पूछना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, अब अपनी प्रिपरेशन करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच।